नमस्कार दोस्तों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग आज अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग सेमेस्टर 6 के एग्जाम के लिए सेमेस्टर 6 में एग्जाम के लिए कैपिटल बजटिंग जो आपका ये चैप्टर है ये 20 मार्क्स लगभग कवर करता है। अब कैपिटल बजटिंग में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने होंगे कि हम एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व कर पाए। देखिए, कैपिटल बजटिंग मतलब एक टेक्निक्स है जिससे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट का एफिशिएंसी चेक करते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, किसी को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो टूल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसी तरह से कैपिटल बजटिंग में यहां पर कुछ टूल्स होंगे जो टूल्स के आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो टूल्स हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वो टूल्स कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग कैपिटल बजटिंग के सम को बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है इसमें देख लीजिए। पहला टॉपिक होगा आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें सीखने होंगे। दूसरा टॉपिक होगा पेबैक पीरियड। तीसरा टॉपिक होगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और चौथा टॉपिक होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। पांचवा टॉपिक हम लोग सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और छठवां टॉपिक हम लोग सीखेंगे IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो ये सारे जो होते हैं ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल जो टेक्निक्स होते हैं, किस आधार पे हम लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो ये सब चीजें हमें सीखने होंगे। तो पहला टॉपिक आपको हम यहां पे बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब ARR। अब ये एक एक करके टॉपिक आपके सामने कवर करते हैं। ARR बहुत आसान भाषा में ARR का मतलब होता है क्या कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कितना का प्रॉफिट हमको मिलता है हर साल, मतलब आप समझ जाइए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको पता ही है कि टैक्स के बाद वाला जो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। तो अगर पीबीटी दिया हुआ है तो आपको टैक्स लेस करना होगा, पीबीडीटी दिया हुआ है तो आपको डेप्रिसिएशन पहले लेस करना होगा, फिर टैक्स लेस करना होगा। और आपको सेल्स दिया हुआ है तो पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करना होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद आपको फिक्स कॉस्ट लेस करना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर पीवी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो डेप्रिसिएशन पहले लेस करना होगा, फिर जाकर टैक्स लेस करना होगा। ये अलग का बात है कि क्या क्या दिया रहेगा। हम लोग को फाइनल स्टेज पे पहुंचना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होगा, ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा, वो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रोजेक्ट को या कोई मशीन को परचेज करने में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल।
जिस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा वहां पे हम लोग ऐड करेंगे, और जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा वहां पर इन दोनों को डिवाइड करके वर्किंग कैपिटल को ऐड करेंगे, तो इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। और क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है तो उसी को ही 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एवरेज वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये रहा बात फॉर्मूला का। तो इस तरह से आपको ये ARR निकालना है। अब इसके ऊपर देखिए एक इलस्ट्रेशन हम करते हैं, ARR के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर, आपके ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा आपके सुविधा के हिसाब से, मैं उसको पढ़ के आपके सामने सॉल्यूशन बता। हाँ, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ मशीन कॉस्टिंग 5 lakhs, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years। जो स्क्रीन पे आपको सुविधा के लिए क्वेश्चन को दिया गया है, और स्क्रैप वैल्यू उसका 1 लाख है आफ्टर 5 years। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, याद रखिए डेप्रिसिएशन और टैक्स के पहले का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। फॉर नेक्स्ट 5 years कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 75,000, 1,75,000, 2 lakhs एंड 50,000 respectively। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 50% एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। एक बार आपको बता दें कि यहां पर FM में हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है तो आपको ARR बताना है प्रोजेक्ट का। तो यहां पर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 साल का प्रॉफिट है। क्या क्या प्रॉफिट है आप देख सकते हो यहां पर, 75, 75,000, 1,75,000, 1,75,000 प्लस 2 lakhs, 2 lakhs and 50,000, 2 lakhs, 2 lakhs प्लस 50,000। ये सारा ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करने के बाद हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर एक कॉलम साइड में खींच लीजिएगा। तो यहां पर आया 75,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 का। ये एक साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000। इस 40,000 में से आपको सबसे पहले क्या कर देना होगा, ये है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये वाला जो प्रॉफिट है ये है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, तो PBDT दिया हुआ है यहाँ पे 1,40,000 का। इसमें से सबसे पहले हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना है और उसका एस्टिमेटेड लाइफ या क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है तो वो यूज करेंगे। क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बोला गया है, लेकिन यहां पर बोल दिया गया है कि मशीन जो है वो 5 लाख का परचेज हुआ है और उसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो है आपका, स्क्रैप वैल्यू है वो है 1 लाख। तो 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 लाख कॉस्ट ऑफ मशीन है, 1 लाख उसका स्क्रैप वैल्यू है, होल डिवाइडेड बाई 5 हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन मेथड में। फिक्स कॉस्ट जो मशीन का परचेजिंग प्राइस है वो प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, वही चीज आपको कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पे डेप्रिसिएशन आपका आ गया कितना, 1 लाख का। नहीं नहीं नहीं, 1 लाख नहीं, 4 लाख डिवाइडेड बाई आप 5 करिए 80,000 का। डेप्रिसिएशन आ गया कितना का, 80,000। 4 लाख डिवाइड बाई 5, तो यहां पर हो गया 60,000। ये 60,000 आपका कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको लेस करना है यहां पर टैक्स रेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए टैक्स बोला है एट द रेट ऑफ 50%, आप यहां पे टैक्स लेस करिए। 60,000 का 50% हो गया कितना, 30,000। याद रखें 60,000 का 50% हो गया कितना, 30,000। तो ये आपका 30,000 जो आया वो आ गया एवरेज पैट।
अब हमको मिल गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमको चाहिए था एवरेज पैट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको बताया गया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ मशीन या इनिशियल आउटले, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉस्ट ऑफ मशीन था 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू था 1 लाख, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा तो आपका यहां पर एवरेज पैट जो इनिशियल जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना का, 3 लाख का। यहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना का आ जाएगा, 3 लाख का। तो जब आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट भी आ गया 3 लाख का और आपको एआरआर निकालने के लिए अब हमें चाहिए, एआरआर का फॉर्मूला मैंने बताया अभी, एआरआर इक्वल टू होता है एवरेज पैट जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट होल इनटू 100। एवरेज पैट हम लोगों ने निकाला था 30,000, ये कुछ ज्यादा ही जीरो बढ़ गया, 3 लाख होगा ये। एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000 ये एवरेज पैट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाले थे अभी 3 लाख और इनटू कर देंगे 100, हमारा आंसर हो जाएगा 10%। ये 10% हमारा आ गया एआरआर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स में आने के लायक है। एवरेज पैट और एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको दिया रहेगा, कैलकुलेशन करके हम लोग निकालेंगे। ये चीज आपको 2 चीज निकालना होगा, लेकिन बात रहेगा जब हम लोग को कंपैरिजन करना है बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स में, तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक डिटेल दिया रहेगा 5 अलग अलग मशीन्स का, 2 अलग अलग मशीन्स का या 3 अलग अलग मशीन का। भाई कंपेयर तो आप तभी करोगे ना जब दूसरा कोई खड़ा है, कौन अच्छा है कोई खराब है, कोई अच्छा कर रहा है कोई खराब कर रहा है, किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए किसी को रिजेक्ट करना चाहिए। जैसा हम लोग कंपेयर करते हैं 2 लोगों में, वैसे ही कंपेयर करेंगे 2 मशीन्स में कि किसका एआरआर ज्यादा है, जिसका एआरआर ज्यादा है वही एक्सेप्टेबल होगा। तो यहां पर आपको एक कंपैरिजन के हिसाब से जो सम्स बता रहे हैं वो स्क्रीन पे आपके सुविधा के लिए आ जाएगा। यहां पर स्क्रीन पे देखिए, आपके सुविधा के लिए वो सम्स आ जाएगा। तो यहां पर मैं पढ़ लूं एक बार और फिर आपके साथ इसका सॉल्यूशन पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास सामने, यहां पर हैज अंडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, मशीन के पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास, ए बी सी डी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ है और टैक्स रेट है। लेकिन जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो PBDT दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और ये 5 अलग अलग मशीन का 5 साल का अलग अलग दिया हुआ है। तो यहां पर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट बना लेना होगा। तो आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे 5 मशीन है तो हम लोग को 5 मशीन नहीं सॉरी 4 प्रोजेक्ट है, तो 4 प्रोजेक्ट का कॉलम यहां पे करना होगा। ये है प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। प्रोजेक्ट 1 है कि ए है, देख लेते हैं ए है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट है आपके पास, और इस प्रोडक्ट का एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, लेकिन 5 साल का दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मैंने बोला था कि अगर एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स देना तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें
एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से हम लोग को सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, एवरेज में से डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, फिर टैक्स लेस करना होगा। लेकिन इसके पहले जरूरी है यहाँ पे 5 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आपको एवरेज करना है। तो मैं अगर कहूं, क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो, इतना डिटेल में मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि पहला साल का प्रॉफिट मशीन 1 का 1,30,000 है, दिख रहा है ना? आपको सब लिखना जरूरी नहीं है, 1,30,000 कैलकुलेटर में लिख लीजिए। प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,70,000, उसको भी लिख लीजिए। तीसरे साल का प्रॉफिट है 1,70,000, उसको भी लिख लीजिए। चौथे साल का प्रॉफिट है 1,70,000, उसको भी लिख लीजिए। और पांचवें साल का प्रॉफिट है 1,50,000। पांचों साल का प्रॉफिट 7,90,000 हुआ, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 1,58,000। अब आपको शो करने का जरूरत नहीं है, आप पांचों साल के प्रॉफिट को टोटल करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हो गया। उसी तरह से आप मशीन 2 का करिए, मशीन 3 का करिए, मशीन 4 का करिए और मशीन 5 का करिए। चलिए मशीन 2 का टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा 9 लाख, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ गया मशीन 2 का एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,80,000। मशीन 3 का टोटल अगर आप करिएगा तो 1,60,000 है, 2 लाख है, वो हो गया, ये हो गया 1,60,000 है, 1 लाख सबका जोड़कर 1,60,000, लास्ट में 9,60,000 आया। 9,60,000 डिवाइडेड बाई 5 करिएगा 1,92,000 हो गया। और प्रोजेक्ट डी का आपको टोटल करना है, प्रोजेक्ट डी का आपको टोटल करना है 1,90,000, 2,40,000 और 2,20,000 और फिर 2,60,000, 11,50,000 डिवाइडेड बाई 5 करिएगा, 11,50,000 डिवाइडेड बाई 5 करिएगा तो ये आपका आ गया 2,30,000। तो ये एवरेज आ गया 2,30,000 का। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिख दिए ताकि हमारा सॉल्यूशन जो हो वो थोड़ा संक्षेप में हो जाए, ज्यादा लेंदी ना हो। नहीं तो फिर 5 साल का प्रॉफिट को लिखिए, फिर टोटल करिए, फिर एवरेज करिए, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। तो फटाफट करने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको दिखा दिया गया। इसमें से आप लेस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर? तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है तो सही है, परसेंटेज जब नहीं दिया हुआ है तो आप डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्वेश्चंस में नहीं है तब इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर दीजिएगा। देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है कितना है, 4 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देता हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जितना में आपने प्रोजेक्ट को खरीदा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन अगर रहता तो होता, नहीं तो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और 1 साल का हमें चाहिए भी क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम कर चुके हैं पहले से ही। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले वाले मशीन का 4 लाख है, इसमें से 50,000 का स्क्रैप वैल्यू है जिसको हम लोग माइनस कर लिए और डिवाइड बाई 5 कर लिए, 70,000 का यहां पर डेप्रिसिएशन हो गया पहले वाले मशीन का। दूसरे वाले मशीन का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4,50,000 और स्क्रैप वैल्यू है 50,000। देखिए 4,50,000 माइनस 50,000 बाई 5, ये आपका 80,000 आ गया। तीसरे वाले मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, ये भी आपका 80,000 आ गया। और चौथे मशीन का आप लोग भी निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था 6 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1 लाख। ये हो गया आपका चौथे प्रोजेक्ट का। माइनस करने पे जो फिगर हम लोग को मिलेगा वो हम लोगों को कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1,58,000 माइनस 70,000, ये आपका आ गया 88,000
1,80,000 माइनस 80,000, सॉरी मेरे को भी कैलकुलेटर का आदत हो गया, तो ये तो मौखिक जवाब है सबका। 1,92,000 माइनस 80 हो गया आपका 1,12,000, और 2,30,000 माइनस 1,00,000 1,30,000 करना होता है सब कुछ। तो ये आ गया आपका एवरेज पैट बिफोर टैक्स। अब एवरेज पैट बिफोर टैक्स आ गया, तो टैक्स का रेट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, टैक्स का रेट है 50%, तो लेस करेंगे हम लोग यहां पर टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो यहां हो गया 44,000 और यहां हो गया 50,000, ये सब टैक्स है। यहां पर हो जाएगा 56,000 और यहां हो जाएगा 65,000। माइनस करने के बाद 44,000 आपका प्रॉफिट बचा, यहां पर 50 बचा, यहां पे 56 बचा और यहां पे 65 बचा। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये एवरेज पैट आ गया आपका। तो एकदम बढ़िया एवरेज पैट आ गया, समझ में आ गया एवरेज पैट कैसे निकाल दिए हम लोग, एवरेज पैट निकाल दिए। ये 5 प्रोजेक्ट का अलग अलग एवरेज पैट है, क्योंकि प्रोजेक्ट का एआरआर भी अलग अलग होगा, इसीलिए प्रोजेक्ट का अलग अलग एवरेज पैट है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज चाहिए। तो हम लोग अब लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2, एंड अलग से वर्किंग कैपिटल को प्लस करना, याद रखिएगा अलग से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका फर्स्ट मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा 4 लाख है, और 50,000 रुपए उसका स्क्रैप वैल्यू है, और वर्किंग कैपिटल अलग से 40,000 दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे 4 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई कर देंगे 2, और प्लस वर्किंग कैपिटल अलग से 40,000 प्लस कर देंगे। तो चलिए अभी हम लोग 4,50,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2,25,000 प्लस 40,000 2,65,000। ये पहले मशीन का इनिशियल मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। इसी तरह से आप लोग दूसरे मशीन का निकालिए, तीसरे मशीन का निकालिए, चौथे मशीन का निकालिए, और फिर देखिए दूसरे मशीन का मैं फिर से यहां पे एक बता देता हूं। दूसरे मशीन का कॉस्ट है 4,50,000 प्लस 4,50,000 इनिशियल आउटले है, प्लस 50,000 आपका स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और अलग से हम लोग को वर्किंग कैपिटल ऐड करना होगा 45,000। ये करने के बाद दूसरा मशीन का जो आया 4,50,000 प्लस 50,000 बाई 2 प्लस 45,000 इज 2,95,000, 2,95,000। और इसी तरह से आप मशीन 3, प्रोजेक्ट 3 और मशीन प्रोजेक्ट 4 का आप कैलकुलेट करिए। 5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल है 50,000, 3,50,000 हो गया तीसरे मशीन का। और उसके बाद आप चौथे का कैलकुलेट करिए, 6 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल इज 60,000, 4,10,000। तो इस तरह से आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। जब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल गया तो फॉर्मूला यूज करना है, और हर मशीन का हर प्रोजेक्ट का अलग अलग से आपको एआरआर निकाल देना है। निकालना है क्या, एआरआर। एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एआरआर का फॉर्मूला होता है सर एवरेज पैट, है ना सर, एवरेज पैट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर देते हैं। 100 लगाना जरूरी है सर, हाँ 100 लगाइएगा तो ही परसेंटेज आएगा। एवरेज पैट हम लोगों ने निकाला है, थोड़ा इसको छोटा कर दे ताकि दोनों दिखाई दे हमें। एवरेज पैट हम लोग 44,000 निकाले हैं, देखिए ये एवरेज पैट 44,000 बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट 2,65,000 इंटू 100 कर देंगे, तो इसका आया 16.60, सॉरी यस 60, 2 डिजिट तक आप ले सकते हो। दूसरे का आया 50,000 डिवाइडेड बाई 2,95,000 इंटू 100 करेंगे, तो इसका आ गया 16.94%, 16.95 बोल सकते हो इसको,
नेक्स्ट है क्या, 56,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका मात्र 16% आया भैया। और इसके बाद 65,000 डिवाइडेड बाई 4,10,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आया 15.85%। ये सब परसेंट में है ना, सब परसेंट में है, ये सब परसेंट में है ARR। तो ये आ गया आपका परसेंट में। अब ये चारों परसेंटेज में जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा वही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके पास यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब प्रेफरेबल टू परचेज। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बेटा 16.95 सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बी का ARR मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक तो कमेंट करेंगे, आप यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा भाई, कमेंट करके लाइक करके शेयर भी करना होगा। तो आप वो वीडियो को करिएगा, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट करना होगा। और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके, लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को। और कमेंट करिएगा तो वो हमारा क्या हो जाता ना कि अगर आप लाइक शेयर कर देते हो तो हमारे लिए वो एनर्जी का स्रोत हो जाता है और हम दूसरा वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होते हैं। अदरवाइज डिमोटिवेशन हो जाता है भैया, समझ लीजिए यही बात हम आपको कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों में ये भी बताइए कि यहाँ पर भी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्द से जल्द आएगा। तो ARR सीखने के बाद हम लोग पेबैक भी सीख लेंगे। 5 क्लासेस में हम लोग पूरे के पूरे कैपिटल बजटिंग जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करा देंगे। उसके बाद अगर और ज्यादा एनर्जी मिला तो आगे का चैप्टर्स भी देखा जाएगा। थैंक यू। तो इसके बाद हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। उसके बाद आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। एज द ARR of project B is more than other, हाईएस्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, इज हाईएस्ट, therefore this should be acceptable, should be preferable। तो यहां पर हम लोग ARR जो आपका कैपिटल बजटिंग का टूल्स नंबर 1 है उसे समझ पाए हैं। 2 तरह के सम्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, जरूरत पड़े तो और भी सम हम लोग जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको बताएंगे। फिलहाल ये सीखने के लिए वीडियो है, जब हम लोग एग्जाम का प्रैक्टिस करेंगे तो सभी को मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपका एग्जाम आपके हाथ में है। अगर आप पढ़ते हो तो आप उसे बचा पाओगे, नहीं पढ़ते हो तो सामने वाला बचा पाएगा, और अगर वो भी नहीं बचा पाया तो भगवान ही बचा। ओके, देखिए हम लोग अब अगला टॉपिक सीखेंगे, पे बैक पीरियड। आफ्टर ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बाद पे बैक पीरियड। साधारण भाषा में इसका मतलब बता देते हैं आपको। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कम से कम कितना दिन में वो पैसा मेरे को रिकवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट किए किसी भी प्रोजेक्ट में, और हर साल मेरे को 10,000 रुपया एनुअल रिटर्न होता है। तो आप देख लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 था और एनुअल कैश फ्लो आपका कितना है, 10,000 है। तो यहां पर कितना हो गया, 5 साल में आप ये पैसा रिकवर कर लेते हो ना। उसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट है 60,000 और एनुअल कैश फ्लो हो रहा है 15,000 का। एनुअल कैश फ्लो कितना का हो रहा है, 15,000 का। तो आप यहां पर देख लीजिए कि आप यहां पर 4 साल में रिकवर कर लेते हो। इधर बात करो, इधर देखो, 4 साल में आप रिकवर कर लेते हो। तो पहले वाले का रिकवर कितना यार हुआ, दूसरे साल का। अब दोनों में एक्सेप्ट करना हो तो कौन सा करेंगे भैया, जिसमें जल्दी पैसा मिल जाएगा वही एक्सेप्ट करेंगे। इसी चीज को हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। लेकिन ये कहानी और ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब एनुअल कैश फ्लो फिक्स्ड होता है। जब एनुअल कैश फ्लो फिक्स होगा, कहने का मतलब हर साल 15,000 होगा, हर साल 20,000 होगा, हर साल 30,000 होगा, हर साल 2 लाख होगा, हर साल 15 लाख होगा, ऐसे करके। जब एनुअल कैश फ्लो आपका फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, जब एनुअल कैश फ्लो आपका फिक्स नहीं होता है, हर साल अलग अलग होता है, तो पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं। याद रखिए कि पे बैक पीरियड के लिए हमें चाहिए कैश फ्लो। क्या चाहिए, और कैश फ्लो का मतलब होता है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये कैश फ्लो का मतलब होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस, तो अगर आपके क्वेश्चन में पीबीडीटी दिया हुआ है, पीबीडीटी कहने का मतलब पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो आपको सबसे पहले इसमें से लेस करना होगा डेप्रिसिएशन, फिर आपको करना होगा लेस टैक्स, और फिर आपको ऐड करना होगा क्या, डेप्रिसिएशन। क्योंकि पीबीडीटी में से पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तब टैक्स लेस करेंगे, तब आपको मिलेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर आप डेप्रिसिएशन जो लेस किया वो वापस से ऐड करना होगा, तो आपको कैश फ्लोज मिलेगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब आपको लेस करना होगा टैक्स, और तब आपको ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर प्रोजेक्ट में इस तरह से हो सकता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे सकता है, हो सकता है कैश फ्लोज डायरेक्टली दे दे तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं देगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। अगर आपको सिर्फ दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको क्या करना होगा, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेशन दे सकता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको दिया क्या है वो मैटर करता है कि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, और कैश फ्लो दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग एक सम पिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा, ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पे बैक पीरियड कहेंगे। कल ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसका नॉर्मल सम किए थे, आज हम लोग ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ईयर के क्वेश्चन में ईयर है 2008 में एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे आपके इंटरनल में भी पूछा गया होगा, अगर किसी के इंटरनल होगा तो इंटरनल में ये किसी ना किसी के पूछा गया होगा, लेकिन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम 2008 का सम। स्क्रीन पे आपके सुविधा के लिए क्वेश्चन आ रहा है, एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 साल उसका फिक्स एसेट्स का वैल्यू दिखा रहा है। 90,000 पहले साल के एंड में, 80,000 दूसरे साल के एंड में, 70,000 तीसरे साल के एंड में, 60,000 चौथे साल के एंड में, और 50,000 आपका पांचवें साल के एंड में। वो वैल्यू है फिक्स एसेट्स का, मतलब आपके प्रोजेक्ट का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो आपको क्या करना, सिंपल सा डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। चलिए ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड ऊपर लिख देंगे, पीबीपी फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग, पे बैक पीरियड है ये, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। यहां पे लिखना आपको ईयर 1 2 3 4 5, यहां पर आपको लिखना है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20, ऊपर लिखा हुआ अमाउंट इन लैक्स या थाउजेंड, जो भी लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब समझ लीजिए ये एक नंबर है बस, ये हजार और थाउजेंड भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। 20 के बाद 22 24 26 26 और 28, ये आपका हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन याद रहे कैश फ्लोज निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, क्योंकि हमको पे बैक पीरियड में कैश फ्लोज का ही जरूरत है। तो चलिए यहां पर हम लोग ऐड करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। अब हमको कैसे पता चलेगा डेप्रिसिएशन कितना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का तो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में वैल्यू है 90, फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितना है, और फिर ये 80 करके डिक्रीज, 80 10 करके डिक्रीज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये 10 करके डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीज वाला जो वैल्यू है, मतलब एक साल से दूसरे साल का जो अंतर है वो डेप्रिसिएशन है। तो अगर पहले साल के एंड में अगर उस मशीन का वैल्यू 90 होता है और दूसरे साल के एंड में उस मशीन का वैल्यू 80 होता है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन 10 होता है। क्लियर है? अच्छा, ये पहला साल का एंड का वैल्यू है, तो इसका मतलब बिगिनिंग का वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 इसमें ऐड कर देना होगा। तो 100 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि पहले साल के एंड में 90 दिया हुआ है और 10 करके डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 100। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो हम लोग ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां लिख लेंगे ताकि हम लोग लेस करने के काम आए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का किया है, 100 का किया है। कितना का किया है, तो ये हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए हैं।
अब आप चेक करिए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको निकालना था, डेप्रिसिएशन आपने निकाला है सब में 10 10 10 10 10, तो कैश इनफ्लोज कितना हो गया? कैश इनफ्लोज हो गया 30 32 34 36 38, यही हो गया ना। अब कैश इनफ्लोज मिल गया आपको, जिससे आपको निकालना है पे बैक पीरियड। तो कैश इनफ्लोज आ गया, हो गया। तो कैश इनफ्लोज के बाद आप पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे? यहाँ पे पहले क्यूमुलेटिव करना होगा, याद है हम लोग स्टैट्स में करते थे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज करने का मतलब पहला साल का 30 होगा, दूसरे साल का इसमें, और ये वाला जो 30 है उसमें ये जुड़ जाएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा 62। तीसरे साल में ये जुड़ जाएगा और कितना होगा, हाँ, और चौथे साल में ये जुड़ जाएगा, ये कितना होगा 132, और पांचवें साल में ये जुड़ जाएगा, कितना होगा 170। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। जब आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज आ जाए ना, तो लास्ट वाला जो ये जो कॉलम है वो पीरियड का है, यहीं पे आपको पे बैक पीरियड निकलेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट कितना का किए बताइए? 100 का। अब आपका जब तक पॉजिटिव में आंसर है, कॉलम में 1 लिखना है। जैसे मैंने 100 में से क्यूमुलेटिव को माइनस किया 30 को, तो आंसर पॉजिटिव में आया 70, तो यहां पे लिखना है 1। दूसरे में 100 माइनस 62 कितना आया? अभी भी पॉजिटिव में, कितना आया फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव में आया 1। यहां तक तीसरे साल भी पॉजिटिव में आया 1। अब हम लोग उस प्रोजेक्ट से 96,000 रिकवर कर चुके हैं एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, लेकिन अभी भी हमें 4,000 रिकवर करने हैं। कितने रिकवर करने हैं? लेकिन 4,000 रिकवर करने के लिए उस साल का जो कैश फ्लोज है उसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सर्कल है चौथे साल का, क्योंकि 3 साल में तो आपने कवर कर लिया है, चौथे साल में आपने कितना का कैश फ्लोज किया है 36 का, आपको रिकवर कितना करना बाकी है 4, और उस साल का कैश फ्लोज कितना है 36। अब 4 डिवाइडेड बाई 36 करिए तो कितना आया 0.11। अब आप यहां पे कुछ भी मत करिए, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ भी रिकवर करने का जरूरत नहीं है, आपने एग्जैक्ट 100 रिकवर कर लिया है। तो आपका पे बैक पीरियड हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.11 ईयर्स, एंड दैट इज योर आंसर। फिर से क्या बताए बताइए, कौन सा बताए? ये वाला चीज, हाँ देखिए 100 था, 100 में से क्यूमुलेटिव 30 माइनस किए पॉजिटिव हुआ 1, फिर 100 में से आप 62 माइनस किए पॉजिटिव हुआ, फिर 100 में से 96 माइनस किए आंसर 4 आया पॉजिटिव में। सॉरी, आपने पूरा 96,000 किया, 4 आया पॉजिटिव में। अब आपको येट टू रिकवर कितना है? अभी भी कितना रिकवर करना है 4,000 या 4। अब उस साल का कैश फ्लो कितना है 36 है, तो 4/36 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.11। अब आपका पीरियड कितना हुआ, कितने साल में आपने रिकवर कर लिया 1 2 3.11 ईयर्स। दिस इज योर पे बैक पीरियड। क्लियर है? अब आपके सामने एक दूसरा पे बैक पीरियड का सम्स। अल्फा कंपनी लिमिटेड कंसीडरिंग द परचेज अ न्यू मशीन फॉर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर गिवन एज फॉलोज। एनुअल सेल्स दिया हुआ है, याद रखिए यहाँ पे सेल्स से शुरू करना है। सेल्स दिया हुआ है मतलब आपको डायरेक्टली पका पकाया कैश इनफ्लोज नहीं दिया है। सेल्स में से एनुअल कॉस्ट दिया हुआ है, 3 कॉस्ट है। 3 कॉस्ट के बाद आपको यहाँ पर टैक्स का रेट है एंड कॉस्ट ऑफ मशीन्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अब आपको पे बैक पीरियड निकालना है। वहां पे तो क्या था, अलग अलग कैश फ्लोज था, यहां पर कैश फ्लोज अलग अलग नहीं है, आपको निकालना है ना। तो कैश फ्लोज जब आपको निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सुविधा के लिए, फिर से एक बार बता दे रहे। और यहां पर आप पहले सेल्स लिखोगे, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज पहले कर लेते हैं। यहां पर आपको सेल्स दिया हुआ है, एक अमाउंट सेल्स का है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। एक अमाउंट सेल्स का है, सेल्स का कितना है 14 लाख। अब सेल में से हम लोग माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तब हमको मिलता था क्या, याद है ना आपको? तो 14 लाख है, इस 14 लाख में से हम लोग लेस करेंगे क्या
क्या क्या कॉस्ट है? मटेरियल है, कितना है मटेरियल? 4 लाख अंदर लिख दिए। फिर बताओ वेजेस है कितना है? 3 लाख है। फिर क्या है? वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 1 लाख, 1,36,000 नहीं 1 लाख है, खाली 1 लाख है। और यहाँ पे एक चीज आपको फिक्स भी लेस कर देना होगा क्योंकि पीबीआईटी डायरेक्ट कर देते हैं, वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो फिक्स रहता है हमेशा, तो हम डायरेक्ट पीबीआईटी पा जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है? मशीन 10,50,000 और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50,000। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देंगे 10,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। मशीन का लाइफ कितना है? 10। बताइए डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 1 लाख आपका फिक्स कॉस्ट हो गया डेप्रिसिएशन। तो ये 4 कॉस्ट आप इसमें से माइनस कर दिए, 4 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख। 9 लाख माइनस करने के बाद आपने पाया जो पैसा, कितना पाया? 5 लाख पाया क्या? तो 5 लाख हो गया आपका क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई इंटरेस्ट का सवाल यहां पे होगा नहीं, यहां पे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो पी बी टी। अब पीबीटी है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया, तो आपको क्या मिला? पीबीआईटी बोल सकते हो, लेकिन आई का जरूरत नहीं है इसलिए मैंने पीबीटी बोला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया आपको। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाने के बाद आप यहां से लेस करोगे टैक्स। टैक्स दिया है क्या क्वेश्चन में? कितना है? 50% आप लेस करिए, 2.5 लाख हो गया। तो 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस किए तो ये 2.5 लाख क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको पे बैक पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? और पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 2,50,000 में डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर लेस किया था, क्योंकि कैश इनफ्लोज निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन ऐड ही करना होगा। तो 1 लाख और ऐड कर दिए, ये 3,50,000 रुपया का क्या आ गया? कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज। अब एक ही साल का इनफ्लोज दिया हुआ है इसलिए आपको स्टेटमेंट उस तरह से नहीं बनाना था जैसे लास्ट क्वेश्चन में। बस ये 2 तरह का सम्स आता है पे बैक पीरियड में, एक तरह का अलग अलग करके कैश फ्लोज और एक ही साथ कैश फ्लोज आया 3,50,000 का। अब ये 3,50,000 का एक ही साथ कैश इनफ्लोज आ गया। अब हम लोग पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, पीबीपी, पे बैक पीरियड। ओके, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? कर रहे 1 मिनट। इनिशियल आउटले या इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज। इनिशियल आउटले कितना था? 14 लाख। और कैश फ्लो कितना है? 3.5 लाख। डिवाइड कर दीजिए, पे बैक पीरियड आ जाएगा कितना? 4 साल। ये हो गया आपका आंसर, पे बैक पीरियड 4 साल। 10,50,000 था, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट 10,50,000 था भाई। इन्वेस्टमेंट तो 10,50,000 था ना, वो आउटले नहीं था, इन्वेस्टमेंट 10,50,000 था। यहां पर हो गया कितना? 3 साल। चलिए भैया 3 साल हो गया आपका पे बैक पीरियड। ठीक है, तो ये 2 तरह का सम्स आता है आपका पे बैक पीरियड में। अभी अब हम लोग अपने आप को यहाँ पे ये 3 इयर्स का ये पे बैक पीरियड आ गया। अब हम लोग अभी जाकर नेट प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे और फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सीखेंगे। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तब तक जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को साधारण भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी मनी का वैल्यू 2 होता है। एक तो फ्यूचर वैल्यू, जो हम लोग रुपया बैंक में जमा करेंगे और 5 साल बाद वो रिसीव करेंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू है। और अगर हम लोग किसी से लोन ले लेते हैं आज और उसको 5 साल बाद रिपीट करेंगे तो आज के दिन में उसका वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि टुडेज 1 रुपीज विल नॉट 1 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर से रिकमेंड करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आप लोग का खुशकिस्मती है, नहीं तो निकालना पड़ता। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका जो कैश इनफ्लोज है 8 साल के बाद उसका क्या वैल्यूज आएगा उसी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। 8 साल के बाद का जो वैल्यू रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा
जिसमें 5 अलग अलग प्रोजेक्ट है। देखिएगा ए बी सी डी एंड ई। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबका दिया हुआ है, एनुअल कैश फ्लोज भी दिया हुआ है और एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है 8 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल एंड 10 साल। यहां पर आपके बगल में ही देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% के रेट से उसका प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू, 8 साल का 4.6586, 10 साल का 5.1790 और 20 साल का 6.3345। तो यहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट है और आपको बताना है कि बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए यहां पे प्रोजेक्ट कितने हैं, 5 प्रोजेक्ट है। तो यहां पर ए बी सी प्रोजेक्ट्स ऊपर लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी प्रोजेक्ट 1 2 रोमन है क्या या एबीसी है? ओ सॉरी, ए बी सी है। ए बी सी डी ई 5 प्रोजेक्ट है ना। सबका इनिशियल आउटले दिया होगा, मतलब प्रोजेक्ट को खरीदने में कितना खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो इनिशियल आउटफ्लो कितना हो रहा है पहले प्रोजेक्ट का 60,000। बताते रहो एक बार। 60, 1,80,000, 1,60,000 और 1,20,000, यही दिया हुआ है ना। सबका कैश इनफ्लोज भी दिया हुआ है। इसके बाद एनुअल कैश फ्लोज दिया हुआ है, किसका एनुअल कैश फ्लोज कितना कितना हो रहा है। एनुअल कैश फ्लोज मतलब हर साल का कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, ये इनफ्लो है। पहले का 14 है, फिर क्या है 18, 17, 26 और 20। अब यहां पर देखिए एनुअल कैश फ्लोज है ना, वहीं पर पीवी फैक्टर दिया रहेगा। पीवी फैक्टर क्वेश्चन में कौन से परसेंटेज का पीवी फैक्टर दिया हुआ है, ये है पीवी फैक्टर, पीबीएफ, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। पहला साल का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है पहले वाले मशीन का 8। अगर वो चाहो तो आप एक और कॉलम बना सकते हो एस्टिमेटेड लाइफ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये बताओ। 4.6586, यही तो जो दिया हुआ है, क्योंकि अभी कैलकुलेट नहीं है, जो बुक में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया वही आप छाप दो। इसके बाद दूसरा वाला प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, लाइफ 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, वही लिख दो 5.1790। तीसरे वाले का लाइफ कितना है 8 इयर्स, तो इसमें आपको वही लिखना है जो ऊपर लिखे थे, पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर मतलब ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 8 इयर्स। प्रेजेंट वैल्यू वो कैलकुलेट कर देंगे, अभी कैलकुलेटर में हम बता देंगे आपको, सिखा देंगे कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, पीवी फैक्टर हमेशा दिया रहेगा, ये रियायत का बात है, हमेशा दिया रहता है आजकल, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है, इसका 20 साल का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 6.33। ओके, और पांचवा प्रोजेक्ट का 10, मतलब इसका भी हो गया कितना 5.1790, ठीक है। तो अब यहां से इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,05,220 रहने दीजिए, इसका बोलो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर, 2,65,000। हाँ, हम तो अभी इन्वेस्ट कर दे इसमें। तुम किससे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया तुम? ओ 14,000 को 1,40,000 बना दिया था। ओके, कितना आया 220।
ठीक है वही रहने दो। अब बोलो 18,000 इंटू 5170 90 222 इसका बोलो 79,001 ठीक है इसका बोलो 164,697 698 कर दो। ठीक है तो अब 1 रुपए के लिए क्या झगड़ रही है, हो गया। इसका बोलो 103,580। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू आ गया, तो अब अपने को नेट निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का मतलब हो गया इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। इसका कैश इनफ्लोज कितना था, प्रेजेंट वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 65,220 और आउटफ्लो कितना था 60,000। 65,220 माइनस 60,000 कितना हुआ 5,220। इसके बाद क्या है, इसमें क्या आया माइनस आया, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस कितना आया 6778। अभी बताओ माइनस 804। अभी बताओ नेक्स्ट 4697 प्लस में, नेक्स्ट ये भी माइनस 16,420 आ गया। अब आप देखिए अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे रैंक बना दीजिए। रैंक किस आधार पे देंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही पहले एक्सेप्टेबल होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, ध्यान रहेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही एक्सेप्टेबल होगा। तो अभी आप देखो एक बात नहीं कर रहा, हाँ चिल्ला चिल्ला नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो यहां पर बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका ज्यादा होगा, तो अभी आप देख के बताओ कि ये सबसे ज्यादा है, इसको हम रैंक 1 दे दिया। उसके बाद किसका है, इसको हम रैंक 2 दे दिया। फिर कौन है 804, इसको रैंक 3 दे दिया। फिर बोलो इसको 2 नंबर दे दिया, नहीं इसको 4 नंबर दे दिया, और फिर लास्ट वाले को 5 नंबर दे दिया। तो मतलब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से किसी को कंसीडर करें कि प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, तो उसके लिए हम लोग को जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा वही एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी आपको एक कमेंट करना है, तो लिख लीजिए, कमेंट में जरूर करिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कमेंट जरूर करना है। कंपैरिजन करने के लिए बोला है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, it is clear from the above table that NPV of project 1 है ना, project A is highest, so project A should be accepted, क्या प्रेफरेबल। कमेंट करना जरूरी है आपके मार्क्स के लिए, ये हम पहले बता देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमारे फेसबुक और यूट्यूब में आप लोगों को कमेंट करना जरूरी है, उसी तरह से आपको एफएम के सम्स के लास्ट में कमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज उसको बुरा लग जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का सम नंबर 1। अभी
नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक और सम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा शायद, अ प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख ना, चेक इट प्लीज। अ प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख ना ग्रुप में भेजा गया, चलिए चेक करिए। अ प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 years, 5 साल उसका लाइफ है, और 5 साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज गिवन, ठीक है। पीबी डीटी दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चाबी दे देना थोड़ा सा उसको। 5 साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया हुआ है, मतलब आपको कैश फ्लोज तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? कैश फ्लोज तक। तो आपको पता ही है कि पीबीडीटी रहेगा, पीबीडीटी में से पहले डेप्रिसिएशन लेस होगा, फिर टैक्स लेस होगा, फिर पैट मिलेगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फिर कैश फ्लोज मिलेगा। तो मतलब आपको ढेर सारा कॉलम बनाना है, इस सब में थोड़ा खटना है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा खटना है। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यूज बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यूज। कितने प्रोजेक्ट्स? एक ही प्रोजेक्ट है ना, खाली ईयर के हिसाब से, एक ही प्रोजेक्ट है ईयर के हिसाब से। तो यहां पर लिख देंगे ईयर, पहला वाला कॉलम, दूसरा पी बी डी टी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तीसरा कॉलम डेप्रिसिएशन, तब क्या मिलेगा? पी बी टी, यही तो। अब टैक्स का कॉलम आप मत बनाओ, डायरेक्ट पैट लिख दो, क्योंकि टैक्स आप डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हो, एक कॉलम आपका बच जाएगा। समझ गए मतलब पीबीटी अगर आपका 50,000 है और टैक्स 50% है, तो डायरेक्टली हम लोग 50% लेस करके पैट कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तब क्या मिलेगा? कैश इनफ्लोज। और अब क्या लिखेंगे? पीवीएफ दिया रहेगा। और अब क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू, यही लिखेंगे ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू लास्ट में करेंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट रहने से हम लोग करते हैं यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ आएगा? ये फॉर्मेट याद करके मतलब कि एक सीन बना के रखिए कि कब क्या जरूरत है हमारे दिमाग में, क्वेश्चन के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। समझ आ गया? किसी भी फॉर्मेट को लर्न करके प्लीज मत रखिए, ये अकॉर्डिंग टू सम आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आपको करना है। अब पैट देता तो हमको इतना जरूरत ही क्या होता, 1 2 3 कॉलम का जरूरत होता क्या? नहीं होता ना। यहाँ पे दिया हुआ था पीबीडीडी, ईयर क्या है? 1 2 3 4 5, पीबीडीडी बताओ पहले साल का, फिर 105,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,65,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया हुआ है, कितना साल? 5 साल। तो डेप्रिसिएशन हो गया 60,000, ये तो समझ में आया ना। अरे 3 लाख कॉस्ट है प्राइस मशीन का, और उसका एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 60,000, 60,000, 60,000, 60 एंड अगेन 60। समझ आया? लेस करेंगे, अब पीबीटी मिल जाएगा 30, 45, 60, 90, 105,000 ना। ये तो मिल गया क्या? पीबीटी। टैक्स का रेट कितना बोला क्वेश्चन में? 50%। तो कुछ नहीं करना, टैक्स का अलग कॉलम नहीं बनाना आपको, डायरेक्टली इसी का 50%, 50% टैक्स चला गया तो 50% ही बचेगा ना। तो इसका 50% कितना हो गया? 15,000, 22,500, 30,000, 45,000 एंड 52,500। यही होगा तो
अब आपको फिर से एक बार डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन हम फिर से एक बार लिख देते हैं 60,000, अगेन 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 और 60,000, जितना भी लिखना था लिख दिए। 60,000 हो गया, 60,000। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाने के बाद तुरंत हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो 60,000 और 15,000 कितना हो गया, 75,000। ये और ये 82,500, 90,000, 105,000 और 112,500। तो यहां पर आपको कैश इनफ्लोज मिल गया। कैश इनफ्लोज के बाद पीवी फैक्टर कितने परसेंट का है, 15%। दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप कैलकुलेटर उठाओ, एक बार हम आपको बता ही देते हैं। कैलकुलेटर उठाओ, 1 लिखो बटे में, बटे में मतलब डिवाइड, हाँ ठीक है। तो 1.15, 15% है ना, इसलिए 1.15, 10% रहेगा तो 1.10, 9% रहेगा तो 1.09, 12% रहेगा तो 1.12। अब इंटू दबाओ, इंटू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, कितना आया, वहां कितना है, पहले का सही था, अच्छा पहले तो आ गया था, वो दूसरा वो आ गया, दूसरा का ये होगा देखो। फिर इक्वल टू फिर दबाओ, तीसरे साल का, फिर इक्वल टू दबाओ, चौथे साल का, ये दिया रहेगा जनरली, आपको टेंशन नहीं करना है। बोलिए कितना हुआ, हाँ 0.896, फिर 0.9, फिर क्या 3 डिजिट तक लिख दो ना, हाँ कोई जरूरत नहीं है 4 डिजिट, 3 डिजिट तक लिख दो। क्वेश्चन में 4 डिजिट दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया तो बात अलग है, लेकिन आप 3 डिजिट तक लिख सकते हो। फिर कितना होगा, 7561, फिर 6575, फिर 5718, फिर 4972, यही दिया ना भाई। मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65,000, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्लास हो रहा है, हाँ 60, 59, ओके, सब लोग कैलकुलेटर करो, अच्छा सा आवाज आता है इसमें। 60 और 55,000, 935, टोटल करो, हाँ लास्ट वाले कॉलम का टोटल करो। थ्री 3,02,747, बहुत बढ़िया बोल दिया, 3,02,747। वाह गुनगुन, 3,02,747, वेरी गुड, हो गया। सामने लिख दो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। इसमें से लेस करो, अरे अब लिख रहे हैं, लिख रहे हैं यहां पे नीचे लिख रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। एक मिनट, ये नेट वर्ड यूज मत करिए, नेट तो लास्ट में करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, कितना का इन्वेस्टमेंट किया था, बोलोगे कोई,
3 लाख का, तो 3 लाख इसमें से कर दीजिए माइनस, माइनस कर दिए, 2747 हो गया। ये क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही है आपका आंसर। देखिए इसी में आपको एक चीज सिखा देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए इतना दूर आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ इसी क्वेश्चन के लिए वापस करना ही पड़ता, तो मैं पका पकाया खाना इसको बना देता हूं यहीं पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला लिख लीजिए आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना है, 302747, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 3 लाख है। कितना आया, 1.009 इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। खत्म, खटाक हो गया। तो थोड़ा सा एक चीज मैं आपको, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, चलिए हो गया। एक बार थोड़ा सा के लिए आपको मैं बता दूं अभी टॉपिक क्या क्या हो चुका है अपने कैपिटल बजटिंग में। पहला नंबर टॉपिक ARR, दूसरा टॉपिक पे बैक पीरियड, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और पांचवा चल रहा है अब इस क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसमें 3 टॉपिक पूछे गए हैं, जिसमें से 2 टॉपिक आपको पता है ऑलरेडी, अभी अभी पढ़े हैं। तीसरा जो पूछा गया वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछा गया, ठीक है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपको बता रहे हैं, फटाफट ये क्वेश्चन आ रहा है भाई ऊपर से कहीं से, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। और यहां पर अ कंपनी वांट्स टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय मशीन ए विच इज सिमिलर काइंड और मशीन बी विच इज मोर एक्सपेंसिव ऑफ हायर कैपेसिटी। ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड द अवेलेबल कैश फ्लोज ऑफ 2 मशीन आर गिवन एज फॉलोज। मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों का दिया हुआ है, एक मशीन का मैं निकालूंगा, एक मशीन का आप लोग निकाल लेना। निकालना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस। चलिए पहले हम मशीन ए का निकाल लेते हैं। मशीन ए का लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड मैं पहले बता देता हूं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीनों का स्टेटमेंट आप इससे बनाओगे। थोड़ा सा कॉलम्स लगेंगे इसमें क्योंकि हम लोग सभी की तरफ जा रहे हैं, तीनों बना रहे हैं, ठीक है। जैसा अभी किए थे वैसा ही चीज है। यहां पर आपका खुशकिस्मती है कि मशीन्स का कैश फ्लोज दिया हुआ है, मतलब भैया हमको वो मेहनत नहीं करना है। यही मैं तो सम के हिसाब से बताता हूं, फिर भी कितना कॉलम बनेगा इसका कोई काउंट नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा कॉलम बनाएंगे। छोटा छोटा पतला पतला ही तो कॉलम है, आप पहले से क्यों एस्टिमेट कर लेते हो हर चीज को। ईयर लिखा हुआ है क्या, ईयर बोलिए क्या है, 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लोज दिया है क्या क्वेश्चन में, पहला मशीन का बोल रहे हैं, हाँ ये मशीन ए है। नहीं है, दूसरा साल बोलो, 5 20 14 यही है ना। जब कैश इनफ्लोज दिया तो हमको कुछ करना नहीं है, ये 5 अमाउंट इन लैक्स है, ओके। अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कितना परसेंट से बोला है, पीबीएफ एट 10% दिया होगा, 0.909, 0 पॉइंट कितना है, हाँ
पहला वाला सर, पहला वाला 1 नहीं, वो 0 है सर, 0 ही, 0 ही होगा, 1 दिया हुआ है, वो राउंड अप करके दिया हुआ है, ठीक है। आप वैसे 0.909 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 91 दूसरे का बोलो, 0.83, 0.75, 68, 62। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बता दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा कि नहीं? दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू इसका इससे करेंगे तो 4.15, इसका इससे बोलो, हाँ एग्जैक्ट 15, फिर 9.52, फिर 8.68। एक्चुअली ये लाख्स में रहता तो अच्छा रहता है, ऐड वैड करने में पॉइंट बीच में आ रहा है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये 15 लाख है, ये 4,15,000 है, ये समझ रहे हो ना आप लोग? तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू हो गया, तो ये पीबीपीएफ था, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। तो अब हम करेंगे क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे करेंगे? पहले वाले का तो 10, दूसरे वाले का कितना होगा, तीसरे वाले का ये और ये जोड़ो, चौथे वाले का ये और ये जोड़ो, 28, 67, फिर 37.35। हाँ 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 जरूर जरूर। ये जो 3 थर्ड ईयर का है, 20 to 0.75 वाला, 20 to 0.75 वाला, हाँ हाँ हाँ, मैं 20.75, सॉरी, अच्छा समझ गए, होता है, कभी कभी होता है, ज्यादा पढ़ने से होता है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, ठीक है? हो गया ये चीज, ये आपका हो गया डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो गया? ये क्यूमुलेटिव हुआ ना। अब यहीं पे आपका क्यूमुलेटिव पेबैक पीरियड निकलेगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहीं पे हम लोग पेबैक पीरियड निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज होगा। क्या होगा? ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये जो है ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है प्रेजेंट वैल्यू का। उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव निकाल दिए हैं, अब आप यहाँ पे निकालोगे पीरियड। पीरियड बताओ, इन्वेस्टमेंट कितना था पहले मशीन का? 25 लाख। तो 25 लाख में से 0 गया तो पूरा का पूरा है, तो 1 होगा यहाँ पर। 25 लाख में से 4,15,000 माइनस हुआ 4.15 लाख, तो कितना होगा? पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर मतलब 1। तीसरे साल में 25 लाख में से 19.15 गया तो अभी भी पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर तो 1। और चौथे साल में 25 लाख को कवर कर गया। 25 लाख को क्या कर गया? कवर कर गया। अब आपको क्या जरूरत है? कितना रिकवर कर लिए हो आप? 25 लाख माइनस 19,15,000, 5,85,000 बाकी है। और उस साल का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना था? 9. ये क्यूमुलेटिव वाला, ये वाला, हाँ प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी 9.52। कितना आया कैलकुलेशन करके? 0.61। अब यहां पे आपको करना नहीं है। टोटल कितना हो गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.61 years is your payback period of discounted payback period. 3.61 years। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, अभी पूछ लो। एक बार फिर से बताया, बहुत अच्छा, इसको शायरी लगता है मेरा पढ़ाना, इरशाद करती रहती है। देखो यहां देखे, दिखा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश फ्लोज, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको ऐड करना होगा, लेस करना होगा, कुछ भी डायरेक्टली पका पकाया कैश फ्लोज दे दिया है। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पा गए। जैसे ही आप प्रेजेंट वैल्यू पाओगे, आप क्या करोगे? उसको क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दोगे।
तो जैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में करते थे, पे बैक पीरियड में करते थे, बस इसमें आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर दिए, क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दिए। और नाउ आप डिडक्ट करोगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। प्रोजेक्ट ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 25 लाख। तो 25 लाख में से आप क्या माइनस किए हो? 25 लाख है, आप ये माइनस करो, जब तक पॉजिटिव में आंसर आए तब तक 1 1 लिखना है। तो 25 लाख में से 0 माइनस करेंगे, पूरा 25 लाख पॉजिटिव है, तो एक 25 लाख में से 4 लाख 15 माइनस करेंगे, पूरा पॉजिटिव है, तो एक 25 में से 19 लाख 15 माइनस करेंगे, अभी भी पॉजिटिव आया। अरे जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब तक पॉजिटिव ही ना आएगा। अब ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आपको और कितना रिकवर करना है? वो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 25 लाख, इसमें से आपने कन्वर्ट कितना कर लिया? 19.515 लाख, तो आपको और कितना रिकवर करना है? 5.85। ठीक है, तो यह कितना हुआ? ये आ गया आपका कैश फ्लोज, इतना आपको रिकवर करना है। और टोटल आपको अभी तक कितना था इस साल का, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो आएगा 0.61। और टोटल पीरियड आप काउंट कर लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, 3.61 ईयर्स। क्लियर है क्या? चलिए एक चीज और, यहीं पे आपको पूछा था प्रेजेंट वैल्यू, चेक करिए प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये जो निकाले थे ना प्रेजेंट वैल्यू, इसको कर दो टोटल, ये वाला चीज, ये दोनों कॉलम को भूल जाओ आप, पे बैक पीरियड हो गया, इसको करो टोटल, चौथे कॉलम को। अरे हाँ ठीक है, तुम बताओ 37.35, ये क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गया, लेस इनिशियल आउटले। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो कितना प्रेजेंट वैल्यू हुआ? ओ सॉरी 12.35 आपका एनपीवी हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हो गया कि नहीं? अब इसी कॉलम से आपको पीआई भी निकाल लेना है। पीआई क्या निकालने का फॉर्मूला बताए थे? कैश इनफ्लोज बाय आउटफ्लोज। इनफ्लोज कितना था? 37.35, आउटफ्लोज कितना था? डिवाइड करिए, कितना? 1. चलिए चारों चीज हो गया, मतलब जिसमें 3 चीज पूछा था तीनों चीज हो गया। एक बड़े क्वेश्चन के स्वरूप में यही क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा, पीआई पूछेगा और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछेगा। क्लियर है? इसी तरह से आपके लिए होमवर्क हो गया, प्रोजेक्ट 2 आप बनाइएगा और फिर कंपैरिजन करिएगा कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं। ठीक है? हाँ, पेबैक पीरियड जिसका कम होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी जिसका ज्यादा होगा उसको करेंगे, और पीआई भी जिसका ज्यादा होगा उसको करेंगे। ठीक है? हाँ ये 12.35। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यूज का सम्स, और हम लोग लगभग 70%, जैसा कि मैंने बोला था आज ही के दिन खत्म कर देंगे आपको 70% ऑफ कैपिटल बजटिंग। 70 ऑफ कोर्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। आउटफ्लोज 25 लाख था। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं कल, आईआरआर सीखते हैं इसी